डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 37। उसके बाद सुन, आशीष ने वैसे बोला, चाहे जज करना उड़े करो, लेकिन उसको इतना मजबूर कर दो कि वो लोग खुद ही मुंह खोल दे। उसकी बात सुन दूसरी तरफ से आवाज आई, ओ बॉस, हम समझ गए हैं, आज रात तक आपका का हो जाएगा। आशीष ने गुड बोल के फोन राज्य देता है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, आशीष कैसे हो तुम। उस आवाज को सुनते ही आशीष जल्दी से पीछे पलट के देखता तो उसकी आंखें हल्की नम हो जाती है। अब आगे। आशीष जल्दी से पीछे पलट के देखता है तो उसके सामने इस वक्त एक लंबा छोड़ा इंसान खड़ा था। वो देखने में बहुत ज्यादा हैंडसम था। उसने इस वक्त ब्लैक 3 पीस सूट पहन रखा था। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसकी आंखें आशीष को देखते वक्त नर्म थी। वही आशीष जल्दी से उस इंसान के गले लग जाता है। दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस में काजल की स्नेहा के रूम से जाते ही नित्य रूम को बंद कर देती है और चलते हुए स्नेहा के पास आ जाती है। उसकी आंखों में एक चमक थी। वो जल्दी स्नेहा के पास आते हुए उसके बालों को काश के पकड़ लेती है और उसे एक झटके में खड़ा कर देती है। वही स्नेहा जिसको पूरी बॉडी इतने दर्द में थी जैसे किसी ने उसको बहुत मारा हो। अब नित्य के ऐसे करने से और ज्यादा दर्द कर रहा था, लेकिन नित्य बिना किसी रहम के उसको उसी तरह पकड़े अपने होठों पे मुस्कान लिए बोली, स्नेहा चलो मैं तुम्हें फ्रेश होने में हेल्प कर देती हूँ। उसकी बात और आवाज को सुन स्नेहा को अपना बॉडी कांपती हुई सी महसूस हो रही थी। नित्य ने एक नज़र स्नेहा की तरफ देखा और बिना किसी एंकस के उसको वस्तु में लाकर उसका सर सीधा बाथटब में डूबा देती है। वही स्नेहा को तो ख्वाब समझ नहीं आ रहा आखिर उसके साथ हो क्या, और वो अभी पीती तरह से ब्लैंक हो चुकी थी। जब नित्य ने देखा कि कैसे उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही तो उसने उसको बाहर निकाला लेती है। स्नेहा भी राहत की सांस लेती है, लेकिन अगले पल नित्य फिर से उसको पानी में डूबा देती है। ऐसा उसने लगभग 4 से 5 बार किया। जब भी स्नेहा को सांस लेने में दिक्कत होती स्नेहा उसको बाहर निकलती और जब खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती तो वो फिर उसके साथ वही करती। तभी स्नेहा के दूर पे नॉक होता, जिसे सुन नित्य स्नेहा को छोड़ देती है और उसको वर्णित देते हुए बोली, अगर तुमने ये बात किसी से भी बताई तो इसी के साथ वो उसके सामने कल रात का क्लब वाला वीडियो प्ले कर देती है, जिसमें स्नेहा कहीं हर एक बात के साथ साथ उन लोगों का प्लान बना और फिर एक कमरे में जान सब दिखाई दे रहा, जिसे स्नेहा को आंखें बड़ी हो गई। वो नित्य से फोन लेने की झपटा मारी, लेकिन इससे पहले ही नित्य ने उसका हाथ पकड़ मोड़ उसके कमर से लगा देती है और उसके हाथ को प्रेस कर देती, जिससे पूरे कमरे में एक क्रैक की आवाज थी, जिस कारण स्नेहा की आंखों से और आंसू बहने लगते हैं। तभी उसको कान में नित्य की आवाज़ आती जो बोल रही, लगता है तुम कल रात का मार भूल चुकी हो, जिस कारण तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा हिम्मत आ गई। उसके बाद वो उसके सामने अपना मोबाइल कर देती है। उसमें चल रहे वीडियो को देख स्नेहा की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस वीडियो में नित्य उसको कमरे में संभाल कर लेकर आती है और फिर उसको फर्श पे छोड़ देती है, जिससे स्नेहा नीचे गिर जाती है। स्नेहा नशे को हालत में बोली, यूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे, यानी स्नेहा सिंघानिया को ऐसे जमीन पे धक्का देने, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। ये बोल वो जल्दी से फ्लो से खड़ी हो जाती है। स्नेहा बिना किसी एक्सप्रेशन के उसको देख रही थी। उसके होठों पर बस एक डेविल स्माइल थी। स्नेहा जैसे नित्य के ऊपर हाथ उठाने को होती है वैसे ही नित्य उसका हाथ पकड़ लेती और उसके एक थप्पड़ जड़ देती है, जिसे स्नेहा खुद को संभाल नहीं पाती और मुंह के बल के जमीन ले गिर जाती है। नित्य एक कदम चलकर उसके पास आती है, उसके हाथ पे अपने पैर रख मसलने लगती है। नित्य ने अपने शूज को साइड में निकल दिया था, जिससे स्नेहा के हाथ पे घाव के निशान नहीं बनेगा, लेकिन उसका हाथ उसका वेट नहीं संभल सकता था। नित्य ने अपना सर वेट स्नेहा के हाथ के ऊपर लगा दिया था, जिसे स्नेहा दर्द से तपड़ जाती है। इस समय नित्य वो नित्य नहीं लग रही जो वो मोक्ष के साथ होती थी या फिर अपने पेरेंट्स के सामने होती थी। ये नित्य वो थी जो अपने साथ हुए गलत चीजें का मुंह तोड़ जवाब देती या फिर गलत करने वाले के साथ उनकी भाषा में बात किया करती थी। नित्य एक क्रूएल रानी की जैसे थी जो कि अपने साथ गलत नहीं होने देती थी। वो हर चीज का हिसाब सने वाले को तड़पा तड़पा के लेती थी। आज उसकी ये क्रूएलिटी स्नेहा के ऊपर दिख रही थी। नित्य उसी तरह उसके पैर पे खड़ी हो उसके बालों को पकड़ खींच अपने चेहरे के करीब करते हुए बोली, बहुत शौक था मेरा रेप करवाने का, मेरा वीडियो बनाने का, मुझे बदनाम करने का। अब तुम देखो कैसे मैं तुम्हें इस वक्त लिविंग हेल के दर्शन करवाती हूँ। इसी के साथ वो नित्य को मरने लगती है, लेकिन वो उसको ऐसे मार रही जिसे स्नेह के बॉडी पे कोई भी निशान न बने। वही स्नेह उस वीडियो को तब तक देखती रही जब तक वीडियो पूरी तरह खत्म नहीं हो गई।
स्नेहा को अब पता चल रहा कि क्यों उसकी बॉडी में इतना पेन हो रहा, लेकिन वो अपने मन में इस बात को लेकर खुश थी कि अभी जब डॉक्टर उसका चेकअप करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि किसी ने उसे मारा है। उसके बाद वो आसानी से विक्टिम कार्ड का यूज करके नित्य को फंसा सकती है। उसकी बात स्नेहा भी समझ जाती है, लेकिन होठों पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। नित्य स्नेहा की बाहों को पकड़ उसको खींचते हुए लाती है और फ्लो पे धक्का दे देती है। फिर उसके बगल में बैठ बोली, अगर एक शब्द भी किसी को बताया तो तुमने आज तक जितने भी लड़कों के साथ रात बिताई है उसके बारे में मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगी, और सोने पे सुहागा ये है कि मेरे पास तुम्हारे और शान के कल रात का वीडियो भी है। उसकी बात सुन अब तो स्नेहा के सरोए पहाड़ टूट पड़ा। वो गुस्सा से बोली, कैसे इंसान ही तुम एक लड़की हो कि दूसरी लड़की के साथ। चटाक पूरे कमरे में ये आवाज गूंज उठी। स्नेहा ने अपने गाल पे हाथ रख लिया, उसकी आंखों में खून उतर आया था। अगर उसका शरीर अभी दर्द नहीं कर रहा होता तो वो नित्य की शायद जिंदा नहीं छोड़ती, ऐसा उसका ख्याल था। नित्य उसके जबड़े को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोली, अच्छा अभी जब खुद पे बात आई तो मुझे लड़की समझ रही हो, लेकिन जब वही काम तुम करने वाली थी उसे क्या कहते हैं। इसी के साथ वो एक और थप्पड़ उसको मार देती है। तभी डोर एक बार फिर से निक होता है। नित्य जल्दी से जाके गेट खोलती है। वही स्नेहा उसको घूरते हुए अपने मन में बोली, नित्य आज जो तुमने किया है उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी, देख लेना। उसकी आंखों में बेहिसाब नफरत दिखाई दे रही थी, लेकिन वो अभी चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकती थी। तभी कमरे में काजल आए, उसके साथ राधिका जी और ऋषभ जी भी आए थे। उनके पीछे डॉक्टर भी थी, जिसे देख स्नेहा की आंखें चमक उठी। जिस हिसाब से नित्य ने उसको मर था उस हिसाब से स्नेहा को बहुत चोट आई थी, और डॉक्टर देखते ही बता सकता था कि उसको किसी ने मारा है, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी। नित्य को आम इंसान नहीं थी। ऋषभ जी जल्दी से स्नेहा के पास आ जाते हैं और उसको देखते हैं, लेकिन फिर बिना कुछ बोले वो स्नेहा को अपने गुड में उठा उसे बैग पे रखते हैं, क्योंकि उन्हें इतना तो समझ आ चुका था कि स्नेहा चल भी नहीं पा रही है। और डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोले, डॉक्टर चेकर। उनके आवाज में कोई भी भाव नहीं था। वही स्नेहा भी उनकी आवाज सुन उन्हें देखने लगती है, लेकिन फिर कुछ देर पहले कैसे उन्होंने उसे अपने गुड में उठाया था ये याद करते ही वो इस चीज को इग्नोर कर देती है। राधिका जी भी उसके पास बैठ जाती है। डॉक्टर आके स्नेहा को चेक करने लगती है। लगभग 10 मिनट बाद वो राधिका जी और ऋषभ जी की तरफ एक नज़र देखती है और बोली, इन्होंने कल रात ज़्यादा ड्रिंक कर ली जिस कारण ये गिर गई थी, और इन्हें इनकी कमर और हाथ पे कहीं कहीं चोट लग है। ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। उनकी बात सुन स्नेहा ने हैरान होते हुए बोली, डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं गिर कैसे सकती हूँ। उसकी बात सुन नित्य बोली, स्नेहा शायद तुम्हें याद नहीं है, लेकिन कल रात तुम नशे में 2 बार गिरी थी, एक बार लिविंग हॉल में और दूसरी बार सीढ़ियों से गिर गई थी। उसकी बात सुन स्नेहा ने उसको घूर के देखा। तभी डॉक्टर बोली, मैंने इन्हें कुछ दावा दे दिया, और एक बात, अगर आप ड्रिंक को टॉलरेट नहीं कर सकती तो प्लीज़ जितना हो सके उतना ही ड्रिंक किया कीजिए। उसके बाद ऋषभ जी डॉक्टर को बाहर छोड़ने चली जाती है। काजल भी उनके पीछे पीछे की से बाहर चली जाती है। राधिक जी स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, क्या अब तुम मुझे बताओगी कि कल तुमने इतने ड्रिंक क्यों किया था। उनका सवाल सुन स्नेहा अपनी आंखों में झूठी आंसू लाते हुए बोली, आई एम सॉरी मॉम, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। कल रात मेरी एक फ्रेंड ने मुझे अपने साथ एक बर्थडे पार्टी में लेकर गई। वो पार्टी क्लब में थी। मैंने उसे बहुत मना किया था, लेकिन फिर वो जिद पे अड़ गई और उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी तो वो मुझे से अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दे गई, इसलिए मैं उसके साथ चली गई। उसके बाद मैंने वहाँ पे बस 2 ग्लास कॉक पिया था, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे नशा होने लगा, इसलिए मैंने मेरी फ्रेंड को घर जाने का बोल वहाँ से निकल गई। उद्धरण चिन्ह। फिर राधिका जी के गले लग रोते हुए बोली, मॉम, किसी ने मेरी कोक और अल्कोहल के साथ बदल दी होगी, या फिर मैंने गलती से कॉक समझ के ड्रिंक कर लिया। स्नेहा ने बड़ी ही आसानी से सारी बात को झूठ बोल रही थी। फिर वो अपना सर आगे करते हुए बोली, मॉम, मैंने कल पहली बार ड्रिंक किया था, इसलिए मैं उसे टॉलरेट नहीं कर पाए और अब मैंने अपनी ऐसी हालत कर ली। उसकी बात सुन और उसकी हालत देख राधिका जी उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोली, स्नेहा बेटा, तुम्हें मैंने अडॉप्ट भले की किया है, लेकिन तुम मेरी सगी बेटी जैसी हो, इसलिए अगली बार तुम अपना ख्याल रखना और अगली बार से ड्रिंक को हाथ मत लगाना। इसकी बात सुन स्नेहा ने अपने होठों पे मुश्क लिए बोली, आई लव यू मॉम, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। इसी के साथ वो उनके गाल पे किस कर देती है। फिर स्नेहा नित्य की तरफ देखे केवल स्माइल कर देती, जैसे बोल रही हो, देखो मॉम, मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करती है। उसकी नज़र को समझ नित्य एक केवल स्माइल करते हुए अपनी आंखों से अपने फ़ोन की तरफ इशारा करती है, जिसे समझ स्नेहा की चेहरे से जीत भरी स्माइल गायब हो जाती है। दूसरी तरफ
एक अंधेरे कमरे में कुछ लोगों को बांध के रखा गया। उन आदमियों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वहीं उनके सामने बैठे थे दो लोग, ये दिनों कोई और नहीं बल्कि आशीष और उसके साथ सुबह जो लड़का एयरपोर्ट पे आशीष से मिला था वो अपनी जलती हुई आंखों से उन्हें ही घूर रहा था। आशीष उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, बिग ब्रदर हम यहाँ इन लोगों को किस चीज का साझा देने आए हैं? आशीष का सवाल सुन वो लड़का जिसे आशीष बिग ब्रदर बोल रहा था उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस अपना फोन आशीष के आगे कर देता है। आशीष जैसे जैसे फोन में चल रहे वीडियो को देखता है वैसे वैसे उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा। वो अपनी जगह से खड़े होता और उन आदमियों के पास आते हुए बोली, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा सोचने की? इसी के साथ वो उन आदमियों में से एक को 5 कर देता है। तभी तक शांत बैठा लड़का बोला, आशीष तुम कुछ नहीं करोगे, उन्हें जो भी करना है मैं करूंगा। उनकी जमात कैसे हुई मेरी बच्ची को परेशान करने की? वो मेरी प्रिंसेस है, मेरी बच्ची है जिस पे इन लोगों ने गंदी निगाहें दिलाई है। इनको सजा देने के लिए तो मैं इतनी जल्दी न्यूयॉर्क से आया हूँ। उनकी दोनों की बात सुन वो उन लोगों का बॉस बोला, प्लीज हमें जाने दो, प्लीज हमें पहले ही हमें हमारे कर्मों की सजा मिल चुकी है, प्लीज जाने दो। उनकी बात सुन वो लड़का अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, अगर मेरी बहन कमजोर होती तो क्या तुम लोग उसको छोड़ देते नहीं ना? इसी के साथ वो अपनी साइड से गर्म पानी की बकेट उठा उन लोगों पे फेंक देता है जिससे उस पूरे माहौल में उन आयों की आवाज गूंज उठी। एपिसोड 38। लेकिन उसको इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने उन सभी आदमियों की तरफ देखते हुए बोला, बोलो किसने तुम्हें हमारे पैलेस में भेजा था और इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भज तुम लोग अंदर कैसे गए? उसकी बात सुन उन सब का लीडर रोते हुए बोला, बता रहे, रुको रुको हम सब बताते हैं। लीडर फिर पूरी बात बताने लगा, हमें किसी का कॉल आया था, वो नंबर अननोन था। जब मैंने उस कॉल को पिक किया तो सामने से किसी आदमी की आवाज़ आई जो बोल रहा था कि उसने हमें एक फ़ोटो सेंड किया है जिसमें एक लड़की है, हम उसका रेप करना है और वीडियो शूट कर नेक्स्ट डे वायरल कर देना है। इसका उस आदमी ने हमें पूरे 5 लाख दिए हैं। और रही बात आपके सिक्योरिटी से बच के अंदर जाने के लिए, तो उसने हम लोग अंदर जाने के लिए पैलेस के आसपास रास्ता ढूंढ रहे थे कि तभी हमारी नज़र पैलेस के पीछे वाले दीवार पे बने एक हॉल पे गया जहां से हम जैसे लोग आसानी से आ जा सकते हैं। हम लोग उसी रास्ते पैलेस में गए थे। उसके बाद हमने से सबसे पहले पैलेस के स्विच बोर्ड को ढूंढ लाइट ऑफ कर दिया। हमने प्लान बना के रखा था क्योंकि सिंघानिया पैलेस बहुत बड़ा था और हमें उस लड़की को ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत न हो, इसलिए हमने इस प्लान को किया। हुआ भी ऐसा, आपकी बहन कमरे से बाहर आ गई थी लेकिन हम उसको पकड़ पाते या कुछ कर पाते उससे पहले ही वो अंधेरे में गायब हो गई। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। जैसे जैसे सामने खड़ा लड़का और उसके साथ खड़े आशीष ने ये बात सुन उन दोनों के चेहरे पे बेहिसाब गुस्सा झलकेने लगा था। उन आदमियों के लीडर ने बोला, प्लीज प्लीज अब हमें जाने दीजिए, आपकी बहन ने तो हमें वैसे ही नहीं छोड़। उसका बात सुन दोनों के चेहरे पे एक एविल स्माइल आ जाती है। आशीष बोला, अगर आज हमने तुम्हें छोड़ दिया तो कल कोई आके तुम्हें हमारी बहन के साथ गलत करने को कहेगा और तुम लोग उससे अपना बदला लेने के लिए उसको हर्ट करोगे। ये दिन आने से अच्छा है कि तुम लोग इस दुनिया को बाय बोल दो। इसी के साथ वो दोनों मिलकर उन सभी आदमियों के ऊपर गोली चला देते हैं जिसे उन्हें चीखने का भी मौका नहीं मिलता है। वो लड़का आशीष की तरह देखते हुए बोला, छोटे पता करो कौन है जो मेरी बच्ची को लोगों के सामने गिरने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मोक्ष अपने कंपनी में बैठा काम कर रहा, उसका ध्यान बार बार फोन पे जा रहा था लेकिन फिर भी वो अपने फोन को इग्नोर करते हुए अपना काम कर रहा था। लेकिन जब उसे रहा नहीं जाता तो जल्दी अपना फोन हाथ ही लेकर नित्य के चेक पर देखता है जहां पे उसने सुबह 4 बजे ही उसको मैसेज भेजा था। उसने उसको सुबह से ही गुड मॉर्निंग का बहुत बार मैसेज भेज चुका था। उसका चेक बॉक्स देख के ऐसा लग रहा जैसे वो नित्य को जगाने की कोशिश कर रहा हो या फिर खुद को बताने की सुबह हो चुकी है। वो अपने फ़ोन के घूर रहा जैसे बोल रहा हो, अभी उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके ऑफिस के डोर पे कोई नॉक करता है। ये सुन मोक्ष इरिटेट होते हुए अपने अपने ही बोला, एक बाबी डॉल कोई रिप्लाई नहीं कर रही है, ऊपर से ये पता नहीं कौन आया है। अपने कोल्ड वॉइस में बोला, कॉम इन। इस वक्त बाहर खड़ा मयंक को पता नहीं क्यों उसकी आवाज़ सुन ऐसा लग रहा था जैसे उसका बॉस इस वक्त एक शेर है, वो उसकी गुफा में जाने वाला वो गुस्ताखी खरगोश। लेकिन फिर जल्दी अपने सोच को समझ वो गेट को खोल अंदर देखते हुए बोला, बॉस आधे घंटे में हमारी मीटिंग है अपने ने होटल को खोलने के लिए। उसकी बात सुन मोक्ष अपना सर हिलाते हुए बोला, क्या तुमने उन्हें हमारी शर्त बताई है? उसी बात सुन मयंक जल्दी से बोला, यस बॉस, मैंने उनसे कहा कि हम डील उसके सीईओ के साथ ही फाइनल करना चाहते हैं। उसकी बात सुन मोक्ष बोला, ठीक है तुम मीटिंग की तैयारी करो और उनके आने के बाद मुझे इन्फॉर्म करो।
मयंक बॉस बोल के निकल जाता है। दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस में स्नेहा अपने करे में सदमे बैठी हुई थी। उसको सच नहीं आ रहा था नित्य ने उसको इतना मारा, उसके बावजूद उसके शरीर पे चोट के एक निशान नहीं मिले। कुछ सोचकर वो अपने बेड के साइड टेबल से उसने एक छोटा से मिरर उठाया और उसमें अपना चेहरा देखने लगी। स्नेहा का चेहरा दूध गोरा था, आंखें हेजल ब्राउन थी, छोटी सी नाक, पिंक लिप्स, परफेक्ट जेलाइन, 5 फुट हाइट। स्नेहा का चेहरा बहुत ही ज्यादा मासूम दिखता था। वही उकसी आंखें चलबाजियां से भरी हुई थी। उसकी आंखें उसके अंदर के इंसान को दर्शाया करती है। कहते हैं न इंसान के चेहरे पे चाहे जो हो, लेकिन उसकी आंखें आईने की तरह होती है जो उस इंसान की असलियत को दिखाती थी। इस वक्त स्नेहा अपने गाल पे देखती है जहां पे नित्य ने उसको थप्पड़ मारा था, लेकिन वो जगह बिल्कुल साफ था, बस उसके लाल गाल दिख रहे थे जो किसी ब्लश की तरह नजर आ रहा था। अपने चेहरे को देख उसको समझ नहीं आया कि नित्य के खिलाफ उसके बॉडी पे एक भी सबूत नहीं थी। वो थोड़ी सी हिम्मत करके अपनी जगह से खड़ी हुई और अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। एक बात फिर से वो हैरान थी, उसके बॉडी पे एक भी निशान नहीं। अब तक उसको लग रहा था कि नित्य ने डॉक्टर को कुछ पैसे देके उसके परिवार वाले के सामने झूठ बोलने को बोला होगा, लेकिन अब उसको पता चल रहा कि उसके बॉडी पे सच में किसी भी तरह का कोई घाव नहीं है। नित्य अपने होठों पे डेविल स्माइल लिए एक तक अपने हाथों को देख रही थी। उसके बाद उसने अपने पॉकेट से एक लिक्विड निकलती है और उसे लेकर वह रूम चली जाती है। वॉशरूम में आके वो अपने हाथ पे उस लिक्विड को गिराते हुए आईने में अपने अक्ष को देखते हुए बोली, स्नेहा स्नेहा मेरी अडॉप्टेड बहन, तुम्हें क्या लग मैं तुम्हारी चलकी को समझ नहीं पाऊंगी चूचू, लेकिन अफसोस तुम ये जानती कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। जितना दर्द और तकलीफ तुमने मुझे मेरे पिछले जन्म दिया था न, उतना ही दर्द और ताकीफ मैं तुम्हें विद इंटरेस्ट दूंगी। फिर वो अपने हाथ की तरफ देखती है। उसके हाथ से एक नीला कलर जैसा कुछ निकल रहा था, जिसे देख नित्य के चेहरे पे एक एविल स्माइल आ जाती है। तभी उसके पॉकेट में रखा फोन बज उठा। नित्य ने कॉलर पे जब नील नाम शो होते देख उसने जल्दी से कॉल पिक लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस है मीटिंग में जाना है, आपको पता है न, उन्होंने मीटिंग आपके साथ करने की शर्त रखी है। उसकी बात सुन नित्य बोली, ठीक है मैं आती हूँ। उसके बाद वो एक नज़र अपने हाथ को देखती है, फिर अपने मॉम डैड को अपनी फ्रेंड से मिलने का बोल घर से निकलने लगती है। तभी उसके कान में राधिका जी और ऋषभ जी आवाज आती है जो उसके आगे कुछ कर देते हैं। ये देख नित्य उस चीज को ध्यान से देखने लगती, फिर उन दोनों की तरफ देखती है तो ऋषभ जी ने नित्य के हाथ में उस चीज को रखते हुए बोले, सॉरी नेता, हमने तुम्हें पॉकेट मनी देने पे देर कर दी, लेकिन हम क्या करते, हमने उस बैंक वाले से बात करके तुम्हारे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया है और ये कार्ड तुम्हारा है। तभी राधिका जी बोली, तुम्हारे डैड ने तो अपनी तरफ से पॉकेट मनी दे दिया और ये मेरी तरफ से। वो भी उसके हाथ में वो बैंक का कार्ड रख देती है। नित्य बिना कुछ बोले उस कार्ड को ले लेती है, फिर अपने डैड और मोम की तरफ देखते हुए बोली, मॉम डैड मुझे इस कार्ड की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे आप लोग अपने पास ही रखिए। उसकी बात सुन ऋषभ जी और राधिका जी ने एक दूसरे की तरफ देख, फिर वो नित्य की तरफ देखते हुए बोली, बेटा क्या तुमने अभी कुछ कहा क्या? फिर वो राधिका जी की तरफ देखते हुए बोले, राधिका क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? उनकी बात सुन राधिका जी भी अपना सर ना में हिला देती है। वही उन दोनों को नौटंकी देख नित्य मुस्कुरा देती है। तभी नित्य एक बार फिर बोली, मॉम डैड मुझे अभी ये कार्ड नहीं चाहिए, लेकिन वो एक बार फिर से अपना डायलॉग दोहराने लगते हैं। तभी राधिका जी नित्य की तरफ देखते हुए बोली, नित्य बेटा तुम्हारी माँ और पापा अब बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए उनकी सुनने को शक्ति भी कमजोर हो रही है। उनकी बात सुन और उनकी नौटंकी देख नित्य एक बार फिर से मुस्कुरा देते हैं। नित्य ने अब उन्हें बाय बोल, वो भी उसे बाय बोल देते हैं, जिसे सुन नित्य बोली, क्या अब आपके सुनने की शक्ति जाग गई है? उसकी बात सुन ऋषभ जी राधिका जी के कंधे पे हाथ रखते हुए बोले, अरे राधिका जी बहुत दिन हो गया है, क्या आज आप अपने हाथ से कुछ बनाए वाली है? इसी के साथ वो दोनों वहां से चले जाते हैं। थोड़े टाइम बाद उसकी कार मिस्टर कॉर्पोरेशन में रुकती है। नित्य की कार को रुकता देख एक लड़का जल्दी से नित्य की कार के पास आता है और उसके कार का डोर ओपन करता है। नित्य चेहरे पे मास्क और आंखों पे गोगल चढ़ाए किसी रानी की तरह कार से बाहर आती है। उसने इस वक्त एक ब्लैक बिजनेस सूट पहन रखता, जिसे उसने रास्ते में आते वक्त ही चेंज किया था। नित्य उस 30 माले की बिल्डिंग को देखती है जिसपे बहुत ही स्टाइल एलिगेंट तरीके से मिस्टर कॉर्पोरेशन डायमंड से बना हुआ था। नित्य अब सीधा अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा देती है। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट नीले भी आने लगता है। नील जल्दी से रिसेप्शनिस्ट के पास आते हुए बोला, मिस आज हमारी मीटिंग है आपके कंपनी के सीईओ के साथ। उसकी बात सुन रिसेप्शनिस्ट ने किसी को कॉल किया और कुछ बात करने के बाद बोली, सर आप लोग 28 फ्लोर पर चले जाए, मीटिंग वही होने वाली है। उसकी बात सुन नील उस रिसेप्शनिस्ट को थैंक्स बोल वहां से नित्य के साथ चल जाता है।
पूरे ऑफिस वाले नित्य को ही देख रहे थे। नित्य ने भले ही अपने चेहरे को कवर किया था, लेकिन उसके आसपास का ऑरा बहुत था किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। नील नित्य के साथ सीधा लिफ्ट के पास लेकर आ जाता है। थोड़े टाइम में उनकी लिफ्ट 28वें फ्लोर पे आके रुकती है। नित्य आगे, उसके पीछे नील, दोनों ही मीटिंग रूम की तरफ जाने लगते हैं। वही उनका स्वागत करने के लिए मयंक पहले से वहां खड़ा था। वो उन दिनों को ग्रीट करते हुए बोला, वेलकम मिस एनके एंड मिस्टर नील। उसकी बात सुन दोनों ही अपना सर हिला देते हैं। ये ऑफिस किसी और का नहीं बल्कि मोक्ष का था। ये कंपनी मोक्ष ने तब स्टार्ट की थी जब वो सिर्फ 20 साल का था। उस समय से लेकर अब तक ये कंपनी नंबर 1 पे रही थी, लेकिन आज ये कंपनी नंबर 2 पे है। जिसकी वजह से ये कंपनी नंबर 2 पे आई है, वो कंपनी की ओनर आज मोक्ष से मिलेगी। दूसरी तरफ आशीष और वो लड़का अब सिंघानिया कंपनी में आ चुके थे, जिस कारण आज इस कंपनी में बहुत ज्यादा शांति थी। आशीष जल्दी से उस केबिन में आता है जिसमें वो लड़का बैठ अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा। जब उसने आशीष को आते देख तो उसे सवाल किया, क्या हुआ आशीष, उसके बारे में कुछ पता चला क्या? भाई मैं ढूंढ तो था हूँ, ले अभी उस इंसान के बारे में कुछ नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट उसने जिस नंबर से कॉल किया था वो नंबर प्राइवेट था। हमने लोकेशन निकली तो उसका लोकेशन एक क्लब दिखाई दे रहा, और क्लब में बहुत सारे लोग आते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन है? आशीष की पूरी बात सुन के बाद वो लड़का बोला, आशीष कोई बात नहीं, एक बार उसका निशाना चूक गया है लेकिन वो फिर से वार करेगा, उस वक्त हम उसे पकड़ेगा। आखिर उस इंसान की हिम्मत कैसे हुई रक्षित सिंघानिया के बहन के ऊपर हमला करने की? उसको तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि उसकी 7 पुश्त भी इस दुनिया में दोबारा जन्म लेने के बारे में नहीं सोचे गई। उसके बाद वो बात को बदलते हुए बोला, मोक्ष का क्या हाल है? वो हमारी बहन के साथ कैसा बिहेव करता है? क्या उसका बिहेवियर नित्य की तरफ भी वैसा जैसे स्नेहा की तरफ था? उसकी बात सुन आशीष कुछ मजाक भरे आवाज में बोला, भाई आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही मोक्ष के बारे सोच रहे हो? उसकी बात सुन रक्षित तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मेरी बहन अब उसकी फियांसे है, वो मेरी बहन के साथ कैसा बिहेव करता है मुझे इस अभी में पता होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में वो मेरी बहन को परेश करे। उसकी बात सुन अब आशीष भी अपना सर हिला देता है। फिर कुछ सोच के बोला, भाई क्या मैं मॉम और प्रिंसेस स्नेहा को आपके यहाँ आने के बारे में बता दूं? उसकी बात सुन रक्षित बोला, बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।